गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 6 मृदा वाला, जिसमें हमने कल मृदाओं के प्रकार पढ़े थे, मृदा वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें तो अपन ने जितनी मृदाएं थी, जलोढ़ मृदा, वन मृदा, लवण मृदा, तो इन सभी मृदाओं की परिभाषा और कौन से क्षेत्रों में ये पाई जाती है ये अपन ने देखा था। आज हम पढ़ेंगे मृदा अवकर्षण। और मृदा अवकर्षण से हमारा अभिप्राय जो होता है, यानी मृदा की उपजाऊपन की क्षमता में धीरे धीरे कमी होना, मृदा अवकर्षण कहलाता है। उपजाऊ मृदा जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, जैसे उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण धीरे धीरे वो ऊसर में परिवर्तित होती है, अनुपजाऊ होती जाती है। तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, मृदा अवकर्षण कहा जाता है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरकता यानी मृदा के उपजाऊपन की क्षमता में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी मृदा की उपजाऊपन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण, अपरदन का अर्थ होता है कटाव, मिट्टी कटाव के कारण और मिट्टी का दुरुपयोग करने के कारण मृदा की गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों, अब कई बार हम क्या करते हैं, कुछ संसाधनों को निकालने के लिए मृदा को खोदते रहते हैं और उस क्षेत्र में क्या होती है, मृदा जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो भारत में मृदा संसाधनों के क्षय के कारण, क्षय का अर्थ होता है नष्ट, धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती जा रही है। क्षय का मुख्य कारक क्या है, मृदा अवकर्षण। आज हमारी मिट्टी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, ऊसर में परिवर्तित होती जा रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, मृदा की अनुपजाऊपन की क्षमता बढ़ना। तो मृदा अवकर्षण की जो दर है वो भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक, जैसे दो क्षेत्र है तो दोनों क्षेत्रों की मृदा जो है, यहाँ पर भी जो मिट्टी है और ये मृदा जो है, इन दोनों मृदाओं में क्या होता है, अवकर्षण, यानी जो उपजाऊपन की क्षमता होती है दोनों ही क्षेत्रों में क्या होती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को हम बोलते हैं मृदा अपरदन। अब मिट्टी का कटाव कैसे होता है, जैसे वर्षा, अधिक वर्षा से, साथ ही साथ हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। कई बार पशुचारण किया जाता है तो पशुचारण से क्या होती है, पशुओं के पैरों से जो मिट्टी उखड़ जाती है वो कई बार हवाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये मृदा अपरदन के कारण है, इनकी वजह से मृदा अपरदित होती है। मृदा के आवरण का विनाश, मृदा की ऊपरी जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत का उपजाऊपन जो वाली जो मृदा होती है उसका परत का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल, यानी जो वर्षा जल होता है, जो बहते हुए जल से पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया, पवने नहीं हवाओं की अपरदनात्मक चलने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा या मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया के साथ साथ ये क्रिया घटित होती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों से हटने की जो दर होती है, दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों से जुड़ने की दर। जितनी क्षमता के साथ, जितनी दर के जिस गति के साथ एक स्थान की मृदा की परत जो है एक स्थान से हटती है और दूसरे स्थान पर उसी के साथ वो जमा होता है, तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, अपरदन और अपक्षय। अपरदन, एक क्षेत्र से तो अपरदन होता है और दूसरे क्षेत्र में उसका क्या होता है, अपन बोल सकते हैं निक्षेप, यानी जमाव होता है। यहाँ से तो मृदा उठती है और इस क्षेत्र में जाकर जमा हो जाती है। तो इनकी दोनों की मध्य की, यहाँ से जितनी मृदा का कण है, जितनी परत यहाँ से उठेगी दूसरे स्थान पर उतनी मात्रा में वो परत क्या होती है, जमा हो जाती है। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से भी कई बार संतुलन बिगड़ जाने के कारण मृदा अपरदन का कार्य देखने को मिलता है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियों भी काफ़ी हद तक, यानी मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप भी काफ़ी हद तक मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भूमि की मांग भी बढ़ने लगी है। मानव बस्तियां, कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन, अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो व्यक्तियों को भूमि की आवश्यकता पड़ी, तो उस कारण से उन्होंने क्या किया, जो हमारी वन भूमि है उस वन भूमि को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं, उसको काटकर उसके स्थान पर अपने आवास और कृषि भूमि का निर्माण करते जा रहे हैं। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली, पवन और जल, ये दोनों जो है वर्षा और हवा, यानी पवन और वर्षा जल, इन दोनों से सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है। सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन इन्हीं कारकों से होता है। पवन द्वारा अपरदन क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में। अब पवन जो होती है वो जो है कौन से शुष्क क्षेत्रों में अपरदन ज़्यादा करती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा अपरदन का कार्य करती है।
भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदेशों में, अब भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदेशों में जल से अपर्दन होता है। भारी वर्षा के कारण या खड़ी ढाल वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर तीव्र गति के साथ जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी का कटाव ज़्यादा करता है। जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। आज जल अपर्दन, जल से अपर्दन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में ये जो अपर्दन, यानी भारत के मैक्सिमम क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में जो अपर्दन होता है वो जल के कारण होता है। ये अपर्दन दो रूपों में होता है, परत अपर्दन और नालिका अपर्दन। अब जैसे अपने ये धरातल है, तो इस धरातल की ऊपरी परत को, एक तो अपर्दन जल से इसकी ऊपरी परत को क्या होता है अपने साथ बहाकर आगे ले गया, एक होता है अवनालिका, यानी गहरे खाइयाँ गड्ढे बना देता है, अवनालिकाएँ बना देता है। तो दोनों ही प्रकार से इससे ज़्यादा अपर्दन होता है। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा, समतल भूमि के ऊपर तीव्र वर्षा से क्या होती है, वहाँ की मिट्टी खुरदरी हो जाती है और पानी के साथ बहकर आगे बढ़ जाती है। इसमें मृदा का अपर्दन जो है ऊपरी परत का अपर्दन ज़्यादा होता है। तो इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि पानी के साथ जब मिट्टी मिलकर जाती है तो उसका हमें पता ही नहीं लग पाता कब ये परत यहाँ से निकल कर चली गई जो उपजाऊ। किंतु ये अधिक हानिकारक है, क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक ऊपरी परत, जो सूक्ष्म और उपजाऊ परत जो होती है, उपजाऊ परत पानी के साथ बहकर अन्य स्थान पर चली जाती है। अवनालिका अपर्दन सामान्यतः, अब अवनालिका यानी जो गहरे गड्ढे गर्त बनाते हैं, तो इस प्रकार का अपर्दन अधिकतर ढाल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तीव्र ढाल वाले वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएँ कृषि भूमियों को छोटे छोटे, अब कई बार जैसे ये कृषि भूमि है, अब इस क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन होता है तो कई टुकड़ों इसमें विभाजित, कई टुकड़ों में उस कृषि भूमि को बांट देती है, विभाजित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अब इसमें कृषि करने में क्या होती है, समस्या होने लग जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएँ तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बीहड़ और अवनालिकाएँ ज़्यादा होती है, उसे उत्खात भूमि या स्थलाकृति उत्खात भूमि कहा जाता है। तो अपने यहाँ पे जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा और सवाई माधोपुर वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बीहड़ और उत्खात भूमि देखने को मिलती है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत यानी फैले हुए हैं। चंबल नदी की द्रोणी, चंबल नदी का जो विस्तृत क्षेत्र है, भाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बीहड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ों में परिवर्तित यानी गहरी अवनालिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। किसके कारण, तीव्र वर्षा के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, अपर्दन होता है, और अपर्दन से इस प्रकार के गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, अवनालिकाएँ पड़ जाती है। तो इस प्रकार प्रति वर्ष देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि हर वर्ष क्या हो जाती है, बीहड़ों में परिवर्तित हो जाती है, जो कृषि भूमि होती है वो। जी, किस तरह के अपर्दनों क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है, कौन से क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन होता है, तो ये अपन देखते हैं। तो मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या, धीरे धीरे बहुत तेज या तीव्र गति से ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से, अब नदी घाटियाँ जो है उनमें जो अपरदित पदार्थ है, से अपने कोई भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र, ये क्षेत्र है और यहाँ पर कोई नदी घाटी है, ये गहरी नदी घाटी इस प्रकार से यहाँ पे है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जो कटाव होगा वो कटाव होकर इसमें जमा होता जाएगा। अब इसमें जैसे जैसे नीचे निक्षेप जमा होता जाएगा तो इससे क्या है, नदी घाटियाँ जो है उनका जो जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा, यानी ऊपरी भाग में वो निकलने लग जाता है। तो नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता क्या होगी, यानी जल धारण करने की क्षमता घट जाएगी और जल जो है वो ऊपर ज़्यादा बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न कर देता है। इससे प्राय बाढ़ आने की संभावना होती है तथा कृषि भूमि को क्या होती है, जब बाढ़ आती है तो कृषि आसपास वाली जो कृषि भूमि होती है उसमें अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। वनोन्मूलन, वनों को उखाड़ना मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों में से एक है। जब हम एक पेड़ को उखाड़ते हैं तो उस पेड़ के साथ वहाँ की जो आसपास की मिट्टी होती है वो ढीली हो जाती है, और ढीली होने के कारण जैसे ही बारिश का पानी वहाँ पहुँचता है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर आगे बढ़ जाती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपर्दन को रोकने का काम करती है। तो जब हम पेड़ों को उखाड़ते हैं तो वो जो जड़ें होती है वो सारी, जितनी भूमि को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, वो सारी भूमि क्या होती है, ढीली हो जाती है। पत्तियाँ और टहनियाँ गिरकर वे मृदा में हुमस की मात्रा में वृद्धि करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपर्दन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा और भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से, ज़्यादा सिंचाई करने के कारण लवणीय होता जा रहा है। आज हमारे पास जो कृषि भूमि का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में लवणता प्राप्त करता जा रहा है, लवणीय होता जा रहा है अधिक सिंचाई के कारण। मृदा के निचले संस्तरों में, मृदा की निचली जो परतें होती है उन परतों में
नमक धरातल जो जमा हुआ नमक जो है वो धरातल के ऊपर आकर उर्वरकता यानी उपजाऊपन की क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। रासायनिक जो खादों का हम प्रयोग करते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, ऊसर बनाते हैं, अनुपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त हुमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं। जो रसायन का अर्थ क्या होता है, इसने कहा कि जब तक अपन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो वो उपजाऊ यानी उसका जो पोषण स्तर है वो तो बढ़ जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो मृदा होती है वो कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है धीरे धीरे। और दीर्घकाल में इसकी उर्वरकता क्या होती है, उपजाऊपन की क्षमता दीर्घकाल यानी बाद में धीरे धीरे उपजाऊपन की क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ हरित क्रांति के प्रारंभिक या आरंभिक लाभ भोगी थे। हरित क्रांति यानी अचानक से जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी, उस उत्पादन में वृद्धि वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में रासायनिक खादों के प्रयोग से ये उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा हुई थी। अब अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में क्या है, अवकर्षण से प्रभावित है, अपर्दन से प्रभावित है या अनुपजाऊ होने से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा और उसके पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है या नष्ट हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि मृदाओं के उद्वरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। यानी इस मृदा अपरदन को रोकने के लिए या मृदा अवकर्षण जो मृदा की अनुपजाऊपन की क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो रही है या कम होती जा रही है, उसको रोकने के लिए हमें प्रभावी नियंत्रण लागू करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारी भूमि की उर्वर क्षमता या उपजाऊपन की क्षमता बनी रहेगी। तो ये हमारे मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी का किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बीच में से इसके कुछ पार्ट जो है तो मृदा संरक्षण अपना लास्ट टॉपिक होगा। धन्यवाद।